अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जून के इख्तिताम पर जैसे ही पाकिस्तान ने नए माली साल का आगाज़ किया, एक तरफ हुक्मरान अपनी कामयाबियों का दावा करते नजर आए, तो दूसरी तरफ अवाम की हालत ज़ार किसी और ही कहानी की गवाही दे रही है। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान 2 साल पहले के उस खतरनाक मकाम से निकल चुका है जहां गैर मुल्की कर्जों के डिफॉल्ट का खतरा मंडला रहा था। सच ये है कि ये बचाव भी एक बार फिर IMF के कर्जे की बदौलत आया है। सवाल ये है कि जब मुल्क की तकरीबन 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही हो, तो क्या सब अच्छा है का राग अलापा जा सकता है? गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान की ज़राई पैदावार में इजाफा सिर्फ 0.6% रहा, जो एक नहायत ही तशवीशनाक इशारा है। जहां ज़राअत बहरान का शिकार है, वहीं सनती शोबा भी सवालात की जद में आ चुका है। गुज़श्ता माली साल में बड़े पैमाने की सनतों में 1.6% कमी रिकॉर्ड की गई है। ज़राअत से लेकर सनत तक हर शोबे की बरामदात बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के लिए आसान टैक्स रिटर्न निज़ाम मुतारिफ करवाया है, मगर असल मसला तो वो ताकतवर मुआशी शोबा है जो या तो टैक्स देते ही नहीं है या फिर बहुत ही कम देते हैं। हुकूमत ने माली साल 2026 में FBR को सख्त इख्तियारात दिए, जिन पर ताजिरों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, मगर अब वज़ीर आज़म ने FBR को नरम रवैया इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। माजी की तरह अब भी टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। 800 अरब रुपए की वसूली का हदफ है, मगर खतरा है कि इससे इस सख्ती से रियासत और कारोबारी तबके में तसादुम बढ़ेगा। FBR के पास ना इस्लाहात है, ना निज़ाम, और ये हिकमत अमली नाकामी से दो चार हो सकती है। एक अहम मसला पब्लिक सेक्टर को होने वाला नुकसान भी है। जब कई सरकारी इदारे पहले ही मईशत पर बोझ बन चुके हों, तो क्या हमें पब्लिक सेक्टर को मजीद फैलाना चाहिए? मगर अब वक्त आ चुका है कि गुज़श्ता नाकामियों से सबक सीखा जाए और एक नया बावकार और बाउसूल रास्ता इख्तियार किया जाए। इस सारी सूरत हाल में यही सवालात जन्म लेते हैं कि क्या मईशत की बहाली सिर्फ अदादो शुमार की हद तक महदूद है, या फिर आम आदमी की जिंदगी में भी कोई आसानी आएगी? जब ज़राअत बहरान में हो, सनत सुकड़ रही हो और मौसमी तब्दीली खुराक के ज़खायर को ख़तरे में डाल रही हो, तो क्या हमें मज़ीद संजीदा और जामे इक़दामात की ज़रूरत नहीं है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम माजी की नाकामियों से सीख कर एक ऐसे रास्ते का तयन करें जो पायदार तरक्की की तरफ ले जाए? हमारे पैनल में हमारा साथ देंगे ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि करोड़ों पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या हुकूमती अदादोशुमार गरीब के मुआशी मसाइल का हल हो सकते हैं? ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेंगे। मेरा ख्याल है अवाम को थोड़ा सब्र करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। एक दफ़ा शुगर मिलों वाले रज जाएँ तो अवाम की बारी भी ज़रूर आएगी। 50 साल अवाम ने सब्र किया है, 50 साल ज़रा मज़ीद भी सब्र कर रहे हैं, शायद इनके पेट भर जाएं, फिर अवाम की बारी आ जाए। देखिए, इस वक्त हालात ये हैं कि बदतरीन महंगाई की वजह से जिससे पाकिस्तान गुजरा है, इतनी कम तरक्की की वजह से जो हमारा लो रेट रहा है ग्रोथ का, हमारे रुपए की गिरावट की वजह से पाकिस्तान एक बदतरीन गुर्बत के बहरान से दो चार है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 42% पाकिस्तानी 42% वो इस वक्त गुर्बत में है। तो ये बनते हैं कोई 11 करोड़ पाकिस्तानी। तसव्वुर कीजिए, 11 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हैं। और गुज़श्ता सालों में जो बदतरीन गुर्बत होती है, इंतहाई गुर्बत, उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। और जो कम तबाहकुन गुर्बत होती है, उसके हालात जो हैं वो भी इसी तरीके से हैं कि कोई 1.25 करोड़ लोग तो गरीब हुए थे 2 सालों में, 2022-2023 में। तो सब्र कीजिए, 2.25 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 2022-2023 में गुर्बत में गिर चुके हैं, 40 लाख गिरने वाले हैं। अब ये कौन 2 करोड़ लोग थे? ये वो 2 करोड़ लोग थे जो पहले 2 वक्त का खाना खाते थे, जो बिजली का बिल दे सकते थे, जो घर का किराया दे सकते थे, जो बच्चों की फीस दे सकते थे, जो अपने बूढ़ों का इलाज करा सकते थे। आज वो ये सब कुछ नहीं करा सकते। और मैं समझता हूँ ये 2 करोड़ का एस्टीमेट दुरुस्त नहीं है। क्यों नहीं है?
کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ زراعت ایک بدترین بحران سے گزر رہی بالکل ہے اور اس میں قدرت کا کم اور حکومت کی پالیسیوں کا زیادہ عمل دخل ہے. جس طریقے سے گندم سے جو سب سے بڑی کراپ ہے اس سے 2 سالوں میں کیا گیا تو 40% پاکستانی زراعت سے وابستہ ہیں. اگر زراعت کا یہ حشر ہوا ہے تو اصل میں کتنے لوگ غربت میں گرے ہوں گے. پھر جو پیٹرن ہے غربت سے نکلنے کا آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا. دنیا بھر میں یہ ہوا ہے کہ زراعت سے لوگ نکل کر انڈسٹری کی طرف آئے ہیں. بالکل کیونکہ زراعت میں انکم کم ہوتی ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں تھوڑے سے لوگ زراعت پہ ہوتے ہیں اور وہ ہم سے کہیں زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں. تو رفتار یہ ہوتی ہے کہ زراعت سے لوگ نکلتے ہیں انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں. انڈسٹری کے حالات یہ ہیں کہ وہ بھی ایک بدترین بحران سے دوچار ہے. بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر ہے. اگر بڑھ رہی ہوتی تو پھر بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں انڈسٹری آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے. انڈسٹری میں لوگوں کی ضرورت مزدوروں کی ضرورت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. صحیح. تو نئے سیکٹرز میں آپ کو گرو کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو نئے سیکٹر کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو پیدا کریں وہ دنیا کی مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکے. اس کے لیے آپ کو ہنرمند لوگ چاہیے, تعلیم یافتہ لوگ چاہیے. جو کام آپ نہیں کر رہے, ہیومن کیپٹل چاہیے, انسانی سرمایہ چاہیے. سب سے پہلے یہ ہم جو پیسے بھیک مانگتے پھرتے ہیں, ادھار مانگتے پھرتے ہیں, اس کیپٹل سے, اس سرمایہ سے کہیں زیادہ ہمیں انسانی سرمایہ چاہیے. وہ انسان چاہیے جو صحت مند ہوں, جو تعلیم یافتہ ہوں, جو سکلڈ ہوں. اور یہ وہ چیز ہے جس پر ہماری حکومتیں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی یونیورسل ایجوکیشن پہ, یونیورسل کوالٹی ایجوکیشن پہ جو میسو انویسٹمنٹ چاہیے, بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. بہت بڑی تو کیا, کم از کم جو دنیا کے سٹینڈرڈ ہیں اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. فنی تعلیم کی طرف تو کوئی ہے ہی نہیں. صحیح. غریب کا بچہ 10 سال جا کے کہیں مزدوری کرے گا, کہیں مکینک کے پاس کرے گا, تو پھر وہ سکل سیکھے گا جو اس کو 6 مہینے میں کام کر کے آ جانا چاہیے. بچیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں ہے, آبادی صحت مند نہیں ہے, ہیلتھ پر توجہ نہیں ہے. اور دیکھیں ہیلتھ اور ایجوکیشن پر جب آپ توجہ دیں گے تو ایک اور بات آئے گی. وہ یہ بات آئے گی کہ آپ کی آبادی کنٹرول ہوگی. تعلیم کے بغیر, بچیوں کی تعلیم کے بغیر اور صحت کے بغیر, صحت کی سہولتوں کے بغیر آپ یہ جو آبادی کی بہت بڑی مصیبت ہے اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. زیگم صاحب اتنی چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو پھر یہ جو راگ آ جاتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے, ریکارڈ پہ ریکارڈ بن رہے ہیں, بہترین چیزیں جا رہی ہیں, یہ پھر کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ لالی پاپ ہے نا, ہمیں لوریاں سنا رہے ہیں. کون سا انڈیکیٹر ہے جو اس بات کو بیئر آؤٹ کر رہا ہے, ان کے ان دعووں کی تصحیح کر رہا ہے؟ آس پاس کے ملک تو 6% کی رفتار سے بڑھ رہے ہیں. ہاں آپ بتائیں نا, آپ کی 5 سال کی, 10 سال کی, 20 سال کی رفتار کیا ہے؟ آپ میں اور ان کے درمیان میں تو فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے تو آبادی کی رفتار آپ سے آدھی کر لی ہے, تقریباً کنٹرول کر لی ہے انہوں نے آبادی. اور آبادی کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین صحت, بہتر صحت دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے لوگوں کی نسبت. ان کی خواتین زیادہ مقتدر ہیں, وہاں تعلیم زیادہ ہے, تبھی تو آبادی کنٹرول ہوئی نا. کون سا ایک انڈیکیٹر ہے جو ہمیں بتا دے؟ ہم نہیں جرمنی فرانس سے مقابلہ کرتے جس کے ہمیں یہ وعدے کرتے ہیں کہ آپ کو پیرس بنا دیں گے, جرمنی بنا دیں گے, ڈنمارک بنا دیں گے, وزیر اعظم سائیکل پہ ہوگا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے حالات سے کمپیئر کر دو, پاکستان جیسے ملکوں سے کمپیئر کر کے ہمیں دکھا دو کہ کون سا انڈیکیٹر بہتر ہے. منہ سے آکسیجن اتر گئی, بڑا انقلاب آ گیا. بھئی لوگ تو پہلوان بنے پھرتے ہیں. آپ یہاں آئی سی یو میں منہ سے آکسیجن اتری ہے تو آپ نے بڑکے اور نعرے مارنے شروع کر دیے ہیں. صحیح. لیکن زیگم صاحب یہ بھی تو یاد رکھنا ہے, یہ جو آکسیجن اتری ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, یہ بھی آئی ایم ایف کی بدولت ہی ہے. یعنی ابھی بھی ہم آئی ایم ایف کی چھتری تلے ہی سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے افتخار صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. 0.6% زرعی ترقی رہی. کیا پاکستان خوراک کے شدید بحران کی طرف جا رہا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ زیگم صاحب بہت پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ. میں زیگم صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی اب ایسی باتیں کریں تو یہ بھی بتائیں کہ اقدامات کیا کیا جائے. جتنے فگرز یہ بتاتے ہیں یہ حقیقت مبنی ہیں. انہوں نے ایک بات کی جو
जवाब बनता है एक कुछ हिस्से का कि फ़नी तालीम, जी जिससे ये एक ऐसी चीज़ है कि हम मैट्रिक के बाद 1 साल के लिए बंद कर दें सब कुछ और दाखिला न दें और कहें कि 1 साल हर आदमी को, हर बच्चे को मैट्रिक के बाद कोई ना कोई फ़नी तालीम 1 साल के लिए हासिल करनी चाहिए। सही। बज़ाहिर ये बहुत अहमकाना सा मेरा रवैया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस बात की तरफ ज़ैगब निशानदेही कर रहा है और वो कह रहा है कि 42% बदतरीन गुर्बत में चले गए। जी। अगर 42% बदतरीन गुर्बत में चले गए तो उनको रोकने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास पैसे है नहीं, हमारी इंडस्ट्री चल नहीं रही, ज़राअत हमारी पिट गई, ये हकीकतें बताई उन्होंने। तो फिर ऐसा क्यों ना किया जाए? मेरा ख्याल है किसी एक मुल्क ने ये हरकत करके देखी थी कि 1 साल के लिए अपने तालीमी इदारों को इसलिए बंद कर दिया था कि वो मैट्रिक के बाद FA, BA, MA, MSc, PhD तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार के ज़राए नहीं हैं। एक तजवीज़ तो ये है। दूसरी तजवीज़ वो आबादी की बात कर रहे हैं। आबादी का मसला बड़ा अजीब होता जा रहा है। NFC अवार्ड की बुनियाद ही आबादी है, ठीक। और चूँकि आबादी पर काबू पाना वफाक के बजाय अब ज़्यादातर सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी में आ गया है। मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, 3-4 सालों से, मुझे आबादी पर काबू पाने के लिए कोई मनसूबा बंदी, कोई अपना इश्तिहारात या तरगीब बात जो होती हैं, अवेयरनेस हम कह सकते हैं, तरगीबात जो है वो नहीं है। गालिबन इसलिए नहीं है कि वो कहते हैं कि आबादी सूबे की बढ़े तो NFC अवार्ड में उनका शेयर बढ़े। ये बहुत ही खौफनाक रुझान है। अच्छा। इस रुझान पे बाकायदा खुल के डिबेट होनी चाहिए और इसमें हमें बांग्लादेश से जो उन्होंने इसको काबू पाया, उसमें उलमाए कराम का जो रोल है, उस रोल को स्टडी भी करना चाहिए किसी को, और उसको फिर यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों के सामने लाके इंट्रोड्यूस भी करना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि ये ऑटोमाइजेशन ये है कि पहले जो हमारी गंदम काटता था दरांती से, फिर हमारे हार्वेस्टर आ गए और उसके नतीजे में हुआ कि जो 100 आदमी काम करता था, अब वो एक मशीन काम करके फारग कर देती है। तो हमने 100 लोगों को महरूम कर दिया उस अमल से जो है तकनीकी तरक्की का बिल्कुल। कह सकते और ये जो कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जहाँ पे इंसान का रोल कम से कम होता जा रहा है। हमें देखना चाहिए कि इसके मुतबादिल फिर दुनिया में क्या हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे, दुनिया तो इफ्तिखार साहब बहुत आगे चली गई। नहीं तो देखो आगे जाना और है, किस तरह आगे गई, माने जो ज़राए उन्होंने इस्तेमाल किए, जो तरीक़ाकार उन्होंने इस्तेमाल किए, जो कानून साजी उन्होंने की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और मेरे पढ़े लिखे दोस्त जो बैठे हैं अपना ये बता सकते हैं हमें कि वो इन्फॉर्मेशन हमें ला के दे ताकि हम जैसे लोग गली महल्ले में बैठ के इनकी जान खाते रहे, यार ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ये जो फिगर्स हैं ये बिल्कुल दुरुस्त फिगर हैं। अब इन फिगर से जान कैसे छुड़ाएं, ये है वो चीज़ जो मैं उम्मीद करता हूँ अगली दफ़ा जब भी हम इस मामले पे डिबेट हो तो हमें बताएंगे हमारे दोस्त कि हमें करना क्या चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो फ़नी तालीम का तस्वर है, मेरे ख्याल है इसमें 10, 12, 14 शोबाजात ऐसे हैं जिसमें 1 साल के अंदर वो ट्रेनिंग ले भी सकते हैं और वो ट्रेनिंग उनके काम भी आएगी और वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे वो लोग। जी जी। तो मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता कि साहब एक चीज़ और भी तो मद्देनजर रखने वाली कि एक वक्त में हम ये कहते थे कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारी रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, नाकाम होगी ना। तो किसानों का क्या कसूर है, रोते फिरते नजर आते हैं। उसमें ज़ैगब साहब ने बिल्कुल सही बात की। इसमें एक मौसम भी है, एक हमारी नलायकी भी है। अच्छा हमारे पास बीज नहीं है, जैली किस्म के हमारे पास अद्वियात हैं, जो खाद है वो इतनी महंगी है, जो पानी है वो बहुत महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, छोटा जो किसान है वो भाग रहा है, वो कह रहा है यार ज़मीन को बेचो, यहाँ से निकलो। ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत है। इसमें भी तो ये तो होगी ना बीमारी। हाँ। अब बीमारी का इलाज भी माहिरीन को चाहिए कि हमें बताएं हम करें क्या। दैट इज द थिंग विच आई वांट समवन कम फॉरवर्ड, कि लोग आगे आए, हमें बताएं, हम लोगों को जाके बताएं। वैसे ये चीज़ यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें छोटे और दरमियाने दर्जे के जो किसान हैं उन्हें आसान एक साथ पे कर्जे देने की भी बात की जा रही है। मेरे दोस्त कर्जा कोई मेरे पे आसान नहीं है। सही है, चले ये तो पॉलिसी मेकर्स का फिर काम हो गया ना। रज़ा साहब एक लम्हा, मुझे कर्जे से की बजाय बेहतर बीज दो, सस्ती खाद दो, ऐसी दवाई दो जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि वो जो मैं स्प्रे कर रहा हूँ उससे मैं
कीड़े मार रहा हूँ, ये नहीं कि कीड़े भी नहीं मर रहे, मेरी जेब के पैसे भी जा रहे ठीक है रजा हैं, ये साहब, काम करें। ठीक है, चलें रजा साहब की तरफ चलते हैं। रजा साहब, क्या महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत जैसे मसाइल के होते हुए मुआशी इस्तेहकाम का दावा अवामी एहसासात से हम आहंग है? महक, देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि माशी इस्तेहकाम और माशी तरक्की, इनमें थोड़ा सा फर्क है। माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान के तनाजुर में इस तरह से हम उसका जायजा लेते हैं कि जहाँ पे रियासत जो है वो दिवालियापन की तरफ ना चल पड़ी हो या उसके करीब ना हो। जैसे कि आज से 2-3 साल पहले एक सिचुएशन बन गई थी कि हमें जो फॉरेन एक्सचेंज उतना नहीं था कि उससे हम अपनी जो वाइटल इंपोर्ट्स हैं, जैसे कि तेल है, डीजल है, वो ना अफोर्ड कर सके। तो उस लिहाज से तो माशी जो है इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान उस खतरनाक सूरत हाल से निकल कर जिसे कहा जाता है स्टेबलाइजेशन के अमल में दाखिल हो चुका है। लेकिन क्या वो अवाम के लिए और अवामी उमंगें या अवामी जो नीड्स हैं उसके लिए वो बेहतर साबित हुआ है? कतई नहीं। और उसकी वजह एक ये जो फिगर आया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि 44% से जायद पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। और दूसरी जो खतरनाक बात है कि 22% नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। गोया के 20 मिलियन से जायद 15 से 25 साल की उम्र के दरमियान नौजवान नौकरियों की तलाश में सरगर्दा हैं। बिल्कुल ऐसे। इस सूरत हाल में ये एक क्राइसिस है, ये कोई एक फिगर नहीं है महक, ये कोई एक आम बात नहीं है, ये यूं समझिए कि एक आतिश फिशा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। 20 मिलियन बच्चे रोजगार के बगैर वो क्या करेंगे और ये माशरा किस तरह से स्टेबल होगा? तो ये एक मैं समझता हूँ अलमिया भी है, एक बहरान भी है और ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं फिर से दोहराऊंगा, कल भी मैंने यही बात कही थी कि पाकिस्तान का आइन जो है वो इस चीज की जमानत देता है कि इस मुल्क में गुर्बत और दीगर जो अवामी सहूलियात है उसका बंदोबस्त रियासत का अवलीन फरीजा है। और रियासत जो है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमतें हों, वो उसे अपने मुंह नहीं फेर सकती। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का पूरा चैप्टर मौजूद है जिसमें एम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर चीज का जिक्र है। और ये मुत्तफिका आइन था, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों ने उसको मुरतब किया था। तो एक इसकी आइनी और कानूनी जरूरत भी है। ये सिर्फ एक अखलाकी अलमिया नहीं है कि हम कहे हाय हाय कितने गरीब लोग हैं, इनका कुछ तो करो। रजा साहब, ये जरूरत कौन पूरी करेगा और कैसे होगी? अब ये कैसे, इसके लिए देखें, जैगब खान साहब ने, इफ्तिखार साहब ने काफी कुछ कह दिया है। मैं उसमें इजाफा क्या, या मेरा जो जाती ओपिनियन है वो ये है कि इसके लिए सबसे अहम चीज है माशी तरक्की या ग्रोथ रेट। शराय तरक्की, नमूए तरक्की का जो रेट है, रफ्तार है, उसमें तेजी दरकार है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन बढ़ती है 2.5-3% पर और हमारी ग्रोथ है उससे कम। तो फीकस आमदनी और फीकस जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है वो नेगेटिव में है। पहली तो ये बात है, जितनी मर्जी आप वो कर लें। और सबसे बड़ा मुहर्रिक जो माशी तरक्की का होता है वो है सरमायाकारी। सिर्फ बैरून मुल्क सरमायाकारी नहीं है जो हमने गलत एक समझ रखा है कि जी SIFC है तो 100 अरब कोई और ला देगा, 50 अरब कोई और ला देगा। नहीं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद सरमायाकार, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये माशियात में अव्वलीन मुहर्रिक होता है। माशी अब इन्वेस्टमेंट कैसे होती है कि आपके यहाँ सिक्योरिटी हो, बिजली मुहैया हो अरजान नरखों के ऊपर, आपके यहाँ इनसिक्योरिटी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, आपकी अदालतें स्टे पे स्टे ना दें, आपका पुलिस भत्ता ना मांगे, आपका लेबर डिपार्टमेंट दूसरे 25-30 सरकारी महकमे सरमायाकार को तंग ना करे। सही है, ये ठीक करना हुकूमत का फर्ज है और ये किया जा सकता है। नामुमकिन में नहीं है, लेकिन तसाहुल से जब काम लेते हैं और आप इंसेंटिव नहीं देते सरमायाकार को तो तरक्की नहीं होती। जब तक तरक्की नहीं होगी नौकरियां नहीं बनेंगी। आज लेबर मार्केट में हर साल 20 से 30 लाख बच्चे दाखिल होते 18 साल की उम्र के बाद और नौकरियां उससे कहीं कम है। उसका जो गैप रह जाता है बैंक वो क्या बनता है, वो गुर्बत की सूरत में दिखाई देता है। और दूसरी बात है इंसानी तरक्की। सही, दुनिया में चीन हो, कोरिया हो, ताइवान हो,
वियतनाम हो, ये थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, जी ह्यूमन कैपिटल, इंसानी तरक्की के बगैर इन्होंने तरक्की नहीं की। तालीम है, और सेहत ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट जो जैकब खान साहब ने बात की। ठीक है रजा साहब, लेकिन ये इंसानी तरक्की भी तभी जरूरी है जब स्टेट आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपको सहूलियत देता है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। ठीक है, ब्रेक। एक बात मैं कहना जी चाहता हूं, अगर मुझे इजाज़त हो। रजा, आपने कल भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ का तज़किरा किया था, उसमें ये शर्त है कि रियासत के पास अगर पैसा होगा तो उस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के ऊपर बात होगी। ये पढ़ लीजिए, और हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते किसी कोर्ट में। दूसरी बात यह है कि आप ज़राअत में सरमायाकारी करें, 6 महीने के बाद नताइज आ जाते हैं। आप एक मिल लगाते हैं, मिल लगने में मुकम्मल होने में 3 साल का अर्सा है, लेकिन अगर ज़राअत में सही किस्म की सरमायाकारी करें तो नताइज 6 महीने में आ सकते हैं। इस मामले पे भी कभी गौर कीजिए। ठीक है जी, चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो सैलाब की क्या सिचुएशन है पूरे मुल्क में वो आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि बारिशें बरस रही हैं, लेकिन असल तूफान हमारी मनसूबाबंदी की कमजोरी, हुकूमती गफलत और शहरी इंतजामिया की नाअहली ने बर्पा किया है। मुल्क भर में खास तौर पर पंजाब में मानसून का आगाज इस बार भी तबाही, हलाकतों और बेबसी की दास्तान लेकर आया है। चकवाल में 10 घंटे में 420 मिलीमीटर बारिश से बंद टूट गया, जबकि रावलपिंडी में 15 घंटे में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे नाला लई बिफर गया। गवाल मंडी, मरी रोड, कमेटी चौक और दर्जनों इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शदीद बारिशों से मोटरवे भी ज़ेरे आब आ गई। इमरजेंसी नाफिज, फौज को तलब कर लिया गया, सायरन बजने लगे और लोगों को घरों की छतों पर पनाह लेने पर लोग मजबूर हो गए। लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तक मैदान में आ गए। हालिया बारिशों ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे शहरों की बुनियादें कितनी कमज़ोर हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। हर मॉनसून में ऐसा ही होता है, क्योंकि ना तो हम छोटे या बड़े डैम्स बनाते हैं, ना शहरी तरक्की की कोई साइंसी मनसूबाबंदी करते हैं। पानी के कुदरती बहाव पर सड़कें, तजावुजात और तामीरात होने से भी नहीं रोक पाते। नदी नालों की सफाई के बजाय इनमें कूड़ा फेंकते हैं, और जब बारिश मामूल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो सब कुछ डूब जाता है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में 63 अमवात की इत्तलात है, जबकि मानसून के आगाज से अब तक 110 से ज्यादा अफराद जाम बहक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। ये सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि रियासती तैयारियों, शहरी मनसूबाबंदी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। सवाल ये नहीं है कि बारिश ज्यादा हुई, सवाल ये है कि क्या ये सब गैर मुतवक्के था। महकमा मौसमियात, PDMA और NDMA की वार्निंग्स के बावजूद नाले क्यों साफ नहीं थे? नशेबी इलाकों से लोगों को पहले से क्यों नहीं निकाला गया? सीवरेज, अंडरपासेस और सड़कें पानी से क्यों भर गईं? हर साल रेन इमरजेंसी का नारा लगता है, मगर निज़ाम में इमरजेंसी तैयारी कहाँ होती है? अगर एक मामूल की मूसलाधार बारिश शहरों का निज़ाम बिठा दे, अगर हर बार नाले उबल पड़े और अगर हर साल दर्जनों जाने ज़ाया हों, हुकूमत सिर्फ हंगामी इजलास और रिपोर्ट तलबी तक महदूद रहे, तो ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं है, हमारी इज्तमाई गफलत और बेहिसी का अलमिया है। माहौलियाती तब्दीली के इस दौर अब पहले जैसा नहीं रहा, मगर क्या हमारा निज़ाम और इदारे वैसे ही पुरानी रविश पर चलते नजर आ रहे हैं? सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि मॉनसून बारिशें, नदी नाले बिफर गए, रेन इमरजेंसी नाफिज हुई, 24 घंटों में 63 अमवात, क्या ये महज कुदरती आफत है या हमारे शहरी निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और हुकूमती तैयारियों की मुसलसल नाकामी है? इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। सबसे बड़ी वाज़ेह बात है कि शहरी निज़ाम नाम की कोई चीज़ सिरे से कहीं पे नहीं है। अच्छा, अब आबादी बढ़ती जा रही है, अब कोई डाटा किसी के पास कंप्लीट डाटा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि लाहौर शहर का मास्टर प्लान नहीं है। अगर मास्टर प्लान नहीं होगा तो हमें नहीं पता लगेगा नशेबी इलाके कौन से हैं और कौन से इलाके नशेबी नहीं हैं। ठीक है। अगर पहले से हमारे पास मास्टर प्लान हो तो उन नशेबी इलाकों की तरफ हमारी तवज्जो हो कि इन नशेबी इलाकों में क्या झील बनानी है, लोगों को यहाँ पे घर बनाने से रोक देना है, यहाँ पे फैक्ट्रियों को बंद कर देना है, या इसका क्या तरीक़ाकार है। ये बारिशों का पानी मैं कह के थक गया हूँ कि भाई ठीक है कि हमारा वाटर रिकॉर्ड है बामी तौर पे सूबों का, उसमें ये ममानियत तो नहीं है कि हम अपने अपने सूबे में जहाँ भी मौका मिलता है, सरकारी बंजर ज़मीनें हैं, हम उनको झीलों में कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या हम इन बारिशों के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये दूसरा सवाल है। शहरों के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि जो आपने सीवरेज की लाइन बिछाई है
वो 1960, 70 और 80s की बिछाई हुई है। उस वक्त की आबादी कितनी है और आज की आबादी कितनी है। और दूसरा कि जैसे जैसे आप ज़मीन को कवर करते जाते हैं खुली ज़मीन को, वहाँ पे बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो पहले ज़मीन पानी पी लेती थी, अपने अंदर जज़ब कर लेती थी, वो नीचे चला जाता था। अब वो पानी पीने की जो कैपेसिटी ऑफ द लैंड है वो नहीं है, ज़मीन पानी उतना चूस नहीं सकती, सो पानी इकट्ठा होता जा रहा है और वो आपकी तमाम चीज़ों को बहा कर जा रहा है। अगर आप सही मनसूबाबंदी करें तो मैं समझता हूँ इस आफत से बचा जा सकता है। मसलन नाला लई है, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा तो ख्याल था कि नाला लई के साथ इन्होंने वो जो वादा किया था लई एक्सप्रेस बनाने का वो मुकम्मल होगी, लेकिन आज फिर जब पानी का मसला आया तो मैंने देखा वो मुकम्मल नहीं हुई। और आज तो सवान के अंदर दरिया सवान अगर आप जब दाखिल होते हो आप इस्लामाबाद में, वो तबाहियाँ में चाहता वो कहाँ से कहाँ चला गया। तो सारे बंद टूटे हैं। और देखें आपकी बात ही दुरुस्त है, हमेशा से अंग्रेज ने नक्शे में रखा हुआ है कि पानी के रास्ते कौन से हैं। हाँ। जब भी आप उन पानी के रास्तों में दीवार खड़ी करोगे, घर बनाओगे, दीवार बनाओगे, वो दीवार भी बन जाएगी, घर भी जाएगा। अब रोकना किसने है? वहाँ की मुकामी MCL की जो एजेंसियों ने रोकना है। वहाँ पे इंतज़ामी ढांचा जो चला रहा है उसने रोकने के, भाई तुम इस रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकते, ये तो पानी का कुदरती बहाव का रास्ता है। ये चीज़ें जो हैं एक मनसूबा बंदी मांगती हैं, इस पर वक़्त चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और तमाम शहरों की अपना प्लानिंग करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों की कर ले। हर मसलन आज वो ऐसे शहर डूब गए हैं, जेलम के अंदर जो बारिश हुई है उसने वहाँ पे बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो हमें देखना पड़ेगा कुछ ये, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ कमिटमेंट की जरूरत है, गवर्नेंस की जरूरत है। खुदा के लिए सीख लो और इस तबाही से हर साल जो तबाही होती है बच जाओ। झीलें भी बनाओ, इस तरह डैम्स भी बनाएं ताकि पानी को रिस्टोर किया जा सके। और फड्डा बीबी जिसका हम लफ्ज़ डैम इस्तेमाल करेंगे, अभी एक बयान कहीं से आ जाएगा, ओहो ये तो डैम बनाने हैं। चलें जी, ब्रेक की तरफ जाते हैं। झीलें बना लें। ठीक है को की हसासियत को यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पूरे पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी गई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। 2022 के अगर सैलाब को हम याद करें तो हम देखा कि कितनी तबाही हुई थी, सैकड़ों घर तबाह हुए, हमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान से हमने कुछ भी नहीं सीखा। आप दुरुस्त कह रही हैं, कुछ हम सीखने को तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि हम इसको कहते हैं कुदरती आफत और कुदरत के ज़िम्मे लगा के छोड़ देते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। खबर ये है कि हर साल जितनी इस्लामाबाद में बारिश होती है उतनी रावलपिंडी पे होती है, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में सिर्फ एक सड़क है जी। बारिश के बाद इस्लामाबाद में आप घूम फिर सकते हैं, सड़कों पे जा सकते हैं, लोग पिकनिक मनाते हैं, और आधा पिंडी डूबा होता है, लोग मर रहे होते हैं, तबाही हो रही होती है। तो इसमें कुदरती चीज़ क्या है? वो तो बारिश है ना, और बारिश बराबर है। जो बारिश रावलपिंडी में है वही इस्लामाबाद में है, तो कुदरती चीज़ बराबर है। कौन सी चीज़ है जो बराबर नहीं है? वो है वल्नरेबिलिटी, कमज़ोरी। रावलपिंडी के शहर के तौर पर कमज़ोरी, रावलपिंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी, वहाँ के लोगों की कमज़ोरी। तो असल चीज़ वल्नरेबिलिटी है कि हमारे शहर वल्नरेबल हैं, बग़ैर प्लानिंग के बने हुए हैं, ड्रेनेज का सिस्टम बहुत पुराना है, पानी वो जज़्ब भी नहीं कर सकते, पानी वो बाहर भी नहीं निकाल सकते। पानी के रास्तों के ऊपर घर बन चुके हैं, आबादियां बन चुकी हैं, नालों के रास्ते पर, पानियों के रास्तों पर। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं। और जबकि सूरत हाल इस वक्त क्या है कि हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज आ चुकी है, एक हकीकत है। मॉनसून अब आता है तो बारिश नहीं आती, बारिश का बम आता है। हाँ। क्लाउड बर्स्ट होते हैं। बिल्कुल। चंद घंटों में, एक रात में, एक दिन में 4-4 महीने जितनी बारिश हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर फटते हैं, वो आबादियों पर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमें अपनी कमज़ोरी कम करने की ज़रूरत है, और हमारी कमज़ोरी बढ़ रही है। और हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, साइंस में दूसरा अहम तरीन लफ्ज़ है रेजिलियंस जी, मजबूती। कि आपके शहर, आपका मुल्क, आपकी आबादी, आपके गांव वो मजबूत हों,
इसको सह सकें, बर्दाश्त कर सकें और अगर हो सके तो उसका उल्टा फ़ायदा भी ले सकें। हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो पानी को जज़्ब कर सके। हमें तो एक एक पानी की ज़रूरत है, एक एक बूंद की ज़रूरत है। फिर हमें वो इदारे चाहिए, वो गवर्नेंस चाहिए जो सही। ठीक तरीके से इसका मुकाबला कर सके। वो हमारे पास नहीं है। सही। हमें अपनी कम्युनिटी को तैयार करना है कि वो खुद इसके लिए तैयार सैगम है। साहब, आप अर्बन इदारों की सरकार बात को करें, रोकना, यहाँ तभी पर हम कुछ बड़े कर जो सकेंगे। हमारे हैं गवर्नमेंट के, जैसे वजीर आला सिंध तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के लोगों का भी तो हाल देखे ना, वहाँ पे भी तो पानी है। तो रजा साहब, ये कंपैरिजन के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से पाकिस्तान का, सिंध का, पंजाब का कर लेना, डू रियली थिंक कि थोड़ा अनफेयर है पाकिस्तानी अवाम के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्लानिंग कहीं नजर आई ही नहीं हमें। देखिए, कोई कंपैरिजन जो है वो एक इस लिहाज से तो बनता है कि पूरी दुनिया ही मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है। और उसमें जो सबसे बड़ी उसमें एक जो जुज्व है वो वेदर पैटर्न्स है, यानी मौसमों की शिद्दत में इजाफा। गर्मी है तो बेइंतहा गर्मी, बारिश है तो बेइंतहा बारिश। और उस तरीके के जैसे भी आपने मनाजिर देखे न्यूयॉर्क के और न्यू जर्सी के और आज चकवाल के और रावलपिंडी के और कई और जगहों के, तो ये अब एक हकीकत जो है इसका बार बार हम जिक्र कर चुके हैं। आज से नहीं, 2010 से जब उस वक्त के सैलाब आए थे, उस वक्त से कहा जा रहा है कि अब मौसमी तग़य्युरात जो हैं वो इस तरह की बारिशों, इस तरह के वेदर पैटर्न्स का नतीजा निकलेगा। क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज है। अब उसके लिए आपको तैयारी करनी है। और तैयारी तो फर्क जो है न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क और जापान और कोरिया और पाकिस्तान का, कि वहां पे तैयारी जारी है एज वी स्पीक। बारिशों के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, शहरों को किस तरह से हमने डिजाइन करना है। मास्टर प्लानिंग की बात हुई, उनके मास्टर प्लान में क्या तब्दीलियां करनी है, निकास से आपका क्या बंदोबस्त करना है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है, उनके घरों को, उनके रोजगार को, ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। अब उसके लिए तैयारी दुनिया भर में जारी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो तैयारी अनका है, बल्कि उस पर तवज्जो दी ही नहीं जा रही। लिप सर्विस तो बहुत है। और यही वजह है मैं कि हम दुनिया के मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे जो फहरिस्त आई है क्लाइमेट चेंज से मुतासिर ममालिक की, उसमें पाकिस्तान बहुत टॉप पे है, क्योंकि हम तैयार ही नहीं है और ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं और यहाँ पर जो वेदर पैटर्न्स है वो चेंज हो रहे हैं। दरख्त हमने काट काट के, डिफॉरेस्टेशन करके न जाने क्या बना दिया अपने माहौल को। और जो रेगुलेशन की अदम दस्तयाबी की सूरत में जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कहीं 5-10 साल में हम तैयार होंगे। ठीक है, बिल्कुल रजा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तैयार प्लानिंग करनी है। वरना आज हम ये कह रहे हैं कि बंद टूट गए हैं, पानी बहुत ज्यादा है, आने वाले कुछ महीनों में हम ये कहेंगे कि पानी है ही नहीं, डैम सूखना शुरू हो गए, तो तैयारी करनी बेहद जरूरी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे हम मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।